हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज का टॉपिक जो दिया गया था विजयनगर साम्राज्य, गुलाम वंश और करंट के क्वेश्चंस थे और साथ में साइंस के टॉपिक दिए गए थे ऑब्जेक्टिव रीजन से। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट करके आए होंगे। इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको सबसे पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य से रवि से। तो बताइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1336। बिल्कुल सही है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने किया था? हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया था। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मतलब जीत का शहर। ठीक है, विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी किस मध्यकालीन शासक के समकालीन थे, मतलब कि किसके समय में हुआ था उस वक्त? 1336 में कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा किस संत के आशीर्वाद से इन्होंने किया था? विदारण्य संत के आशीर्वाद से इन्होंने किया था। विदारण्य संत ने एक रचना भी किया था। ठीक है, रचना का नाम क्या है उनका? संगीत सार। ठीक है, संगीत सार नाम की एक रचना की थी विदारण्य संत ने। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के किनारे देखने को मिलता था? तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे उसका खंडहर मौजूद है, देख सकते हैं। और राजभाषा क्या था? तेलुगु। राजभाषा तेलुगु। हरिहर और बुक्का किसके सामंत थे? रुद्रदेव थे। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के समकालीन थे। विजयनगर साम्राज्य पर जो वंश का क्रम रहा कैसा रहा? कौन कौन सा वंश चला? नीचे से शुरू करेगा, नीचे से तुलु। ठीक नहीं, ठीक है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य का जो उनके वंश का क्रम रहा, सबसे पहले संगम वंश बना, उसके बाद सालू वंश बना, उसके बाद तुलु वंश और लास्ट में अरविडु वंश था। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी? ये क्या था? बुक्का प्रथम। ठीक है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि बुक्का प्रथम ने धारण किया था। चलिए, आप बताइए समीर, अगला क्वेश्चन कि संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? महाराजा धीराज देवराज द्वितीय। हरिहर द्वितीय। संगम राज्य शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि हरिहर द्वितीय ने धारण की थी। विजयनगर साम्राज्य के संबंध मतलब आने वाले जो विदेशी यात्रियों का कौन कौन किसके समय में आए हुए थे, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो बताइए कि निकोलो कॉन्टी जो था वो किस देश का यात्री था? निकोलो कॉन्टी इटली का यात्री था। किसके समय में हुआ था? देवराय प्रथम के समय में हुआ था। ठीक है, अगला बताइए कि डोमिंग पायस जो था, डोमिंग पायस वो किसके समय में हुआ था? उनका बताना, बताइए। कृष्ण देवराय के समय। कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का यात्री था। अब बताइए प्रवीण, बारबोसा जो था वो कहाँ का यात्री था और किसके समय में आया था? बारबोसा ये पुर्तगाली था। और कृष्ण देवराय के समय में ही आया था। नुनीज, बताइए कि नुनीज कहाँ का था और किसके समय में आया था? ये द्वितीय के समय में आया था, फारस का था। पुर्तगाल का ये मतलब था और नहीं, पुर्तगाल का था और ये अच्युत राय है, सिर्फ अच्युत राय 1535 में आया हुआ था। उसके बाद प्रश्न पूछा था कि अब्दुल रजाक जो था वो किसके समय में आया हुआ था? ठीक है, देवराय द्वितीय के समय में आया हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है कि पूछा जाए कि किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था? बांध बनवाया था कृष्ण देवराय। बिल्कुल सही है कि कृष्ण देवराय ने तुंगभद्रा नदी पर सिंचाई के संबंध को लेकर के बांध बनवाया हुआ था। अगला प्रश्न है कि हरिद्रा नदी पर किसने बांध बनवाया? इसने ही बनवाया था, देवराय प्रथम ने ही। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि किसकी थी? कृष्ण देवराय की। जो विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय कहा जाता था, राजा को राय कहा जाता था। हाँ, यौन स्थापनाचार्य है पूरा नाम, यौन स्थापनाचार्य। अगला है कि संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? सबसे बताइए। कृष्ण देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। तुलु वंश का शासक था कृष्ण देवराय। संगम पूछ रहे हैं। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय। इमाडी देवराय के नाम से किसे जाना जाता था?
इमाडी देवराय के नाम से किसे जानते थे? देवराय द्वितीय को, देवराय द्वितीय को। और इसे गजबेटकर की उपाधि भी मिली थी, हाथियों का शिकारी गजबेटकर। अगला प्रश्न ये बताइए कि तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में कुछ समय तक रहे थे? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय बिल्कुल सही है। तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में कुछ समय तक रहे थे। अगला प्रश्न ये है कि प्रौढ़ देवराय के नाम से किसे जाना जाता है? प्रौढ़ देवराय के नाम से किसे जाना जाता है? मल्लिकार्जुन को, मल्लिकार्जुन। अगला है कि कृष्ण देवराय किस वंश के महान शासक थे? तुलु वंश के, ठीक है, तुलु वंश के महान शासक थे। कृष्णदेवराय ने 8 सर्वश्रेष्ठ कवियों का एक पूरा मंडल बनाया था जिसको अष्टमंडल, अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो अष्टदिग्गज में सबसे प्रमुख किसे माना? सर्व प्रमुख कौन था? पेदन, ठीक था, पेदन, पेदन अलसानी, पेदन, पेदुन करते हैं, चाहे पेदन का लिखता, जो कि जिसको तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि महानाटक सुधा निधि की रचना किसने की थी? महानाटक सुधा निधि की रचना किसने की थी? देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय। हाँ, सुधा निधि की रचना देवराय द्वितीय, जबकि कृष्ण देवराय ने वो अलग किया था अमुक्त मलयालम तेलुगु भाषा में। संस्कृत भाषा में जम्बावती कल्याणम, और एक और नया लूसन जो लेंगे तो उसमें लिखा हुआ एक और नया उसमें जोड़ा गया है उषा परिणय, उषा परिणय, उषा परिणय भी इसी का था, संस्कृत में ही। पुराने वाले लूसन में सिर्फ 2 ही मिलता है, मुक्त मलयाद और जम्बावती कल्याणम। नहीं, कृष्ण देवराय, हाँ कृष्ण देवराय, कृष्ण देवराय द्वितीय का जिक्र कहाँ है? वो हम देवराय द्वितीय की बात कर रहे थे ऊपर में। महानाटक सुधा निधि। तुलु वंश का अंतिम शासक? तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव, सदाशिव, सदाशिव। बाबर ने अपनी आत्मकथा में किसको भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया है? कृष्ण देवराय को। बाबरनामा उनकी आत्मकथा थी, जो कि किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में, तुजक के बाबरी तुर्की भाषा में था। हाँ, चलिए अगला प्रश्न है कि विजयनगर का पतन का कारण कौन सा युद्ध बना? तालीकोटा का युद्ध, या फिर राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है। कब हुआ था? हाँ, बनिहट्टी का युद्ध भी 1565। डेट बताइए। 23 जनवरी। 23 जनवरी को किसकी जयंती होती है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। विजयनगर का नेतृत्व इस युद्ध में किसने किया था? मतलब तालीकोटा का युद्ध हुआ था, विजयनगर का नेतृत्व, ठीक है, राम राय। सदाशिव तो अंतिम शासक था, राम राय ने इसमें किया था। राम राय ने उसी के शासनकाल में हुआ। हाँ, नेतृत्व करता ये था राम राय। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम क्या था घटते क्रम में? ध्यान से समझिएगा। मंडल था, मंडल को कोट्टा में विभाजित किया था जो कि जिला कहलाता था। जिला को छोटा भागों में बांटा गया, नाडु, और नाडु को फिर मेला ग्राम, और उसके लास्ट में फिर उर आया जिसको ग्राम कहते थे, उर। पूछा जा सकता है कि उर क्या था? तो ग्राम। अगला प्रश्न है कि अयंगर व्यवस्था का संबंध किस साम्राज्य से था? ये तो हम ऐसे बता रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य, तो ऑप्शंस में अगर पूछा जाए कि अयंगर व्यवस्था का संबंध किस साम्राज्य से था, किस वंश से था, तो हो सकता है 4-5 ऑप्शंस देखने को मिले। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य में से संबंध था, क्या था? तो प्रशासनिक इकाई से संबंध था। ग्रामों को अलग अलग इकाइयों में बांटा गया था, जिसमें उच्च अधिकारियों को 12 समूहों में डिवाइड किया जाता था। तो 12 समूह को मिलाकर के एक व्यक्तियों को अयंगर कहा जाता था। विजयनगर में प्रशासन संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य का आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता था? लगान, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान होता था। और भू राजस्व की उपज का दर कितना था? 1/6। भू राजस्व के उपज का दर 1/6। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? अर्ध चढ़ गया है, आए हैं अभी देख करना। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार। और यहाँ के उच्च अधिकारियों को क्या कहते थे? सैन्य विभाग के उच्च अधिकारियों को दंडानायक, दंडानायक। ऑप्शन से पकड़ा जाता है, लेकिन हाँ। टकसाल विभाग को क्या कहते थे? जोरीखाना। टकसाल विभाग जोरीखाना कहलाता था। अच्छा, मनुष्यों का जो क्रय विक्रय होता था उसे किस नाम से जानते थे? मनुष्यों का क्रय विक्रय वेशभग, वेशभग, वेशभग। ऐसे पूछा जाए घुमा करके कि विजयनगर साम्राज्य में वेशभग क्या था, कुछ पूछ देगा। तो मनुष्यों का क्रय विक्रय। चलिए, इसके बाद अगला है कि विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव कौन सा था? ये सब पुराना वोल्यूशन में नहीं दिया गया। विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव नवमी का त्योहार, महानवमी का त्योहार, नौमी का त्योहार।
चित्रकला क्या थी? ये भी नहीं है पुराने में, सब नया जोड़ा गया है। चित्रकला जो था विजयनगर का चित्रकला लिपाक्षी कला, जो स्कूल था लिपाक्षी स्कूल, लिपाक्षी कला। सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का क्या था? अरे हाँ, बढ़िया नाम है इसका। 3 वर्ड का है। वरा, वरा। वरा, ठीक है, स्वर्ण का वरा, प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वरा। और चांदी के छोटे सिक्के को तार कहा जाता था, तार, ठीक है। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य से जो क्वेश्चंस पूछने चाहिए हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम एक और टॉपिक था जो कि मध्यकालीन भारत से, वो है हमारा गुलाम वंश। तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं, गुलाम वंश को। चलिए बताइए, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। और इसकी स्थापना कब किया था? 1206 में। कब से कब तक चला गुलाम वंश? 1206 से 1290। 1206 से 1290, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि किसके द्वारा प्रस्तावित नाम मामलुक शासक ही सर्वाधिक मान्य है? मतलब कि जैसे कि गुलाम वंश को मामलुक वंश कहा जाता है, तो किसके द्वारा ये प्रस्तावित नाम था मामलुक? मामलुक तो तुर्की में सब गुलामों का है। हबीबुल्लाह द्वारा, हबीबुल्लाह द्वारा। मामलुक जो है वो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गुलामी के बंधक से मुक्त माता पिताओं से उत्पन्न वंशों से है मामलुक। चलिए, मामलुक वंश में कुल कितने शासक हुए? 11 शासक हुए जो कि 84 वर्षों तक शासन किए थे। 11 शासकों में से कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1206। 24 जून 1206। 24 जून 1206। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक इसको माना जाता है। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक ही। हाँ, दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो अगला प्रश्न है, सिंहासन पर बैठने पर कौन सी उपाधि इसने धारण की थी? इसने बताया है, मतलब सिपह सलार, सिपह सलार या फिर मलिक की उपाधि धारण की? मालिक या फिर सिपह सलार? सुल्तान का उपाधि नहीं धारण किया ना, इसने वो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। था। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। और अगला है कि बताइए कि दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इसी ने बनवाया था। इक्ता प्रथा को किसने चलाया? इल्तुतमिश ने चलाया था। हाँ, इक्ता प्रथा को इल्तुतमिश ने चलाया। तुर्कान ने चहलगानी का संगठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने ही किया था। चलिए अगला प्रश्न है, बताइए कि इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर मार डाला और स्वयं सुल्तान बन बैठा था? मतलब इल्तुतमिश से पहले कौन था शासक? आराम शाह। आराम शाह, ठीक है, बिल्कुल सही है, आराम शाह। चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई? कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था। कुतुब मीनार की नींव किसके नाम पर रखा गया था? हाँ, प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा था। इसको पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने नींव रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा कराया इल्तुतमिश ने। और लाख बख्श के नाम से किसे जानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को, ठीक है। भारत में प्रथम तुर्की के संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को मानते हैं। इल्तुतमिश को ऐबक ने कब दास्ता से मुक्त कर दिया था? इल्तुतमिश को ऐबक ने कब दास्ता से मुक्त कर दिया था? 1205। 1205 में। गुलामों के गुलाम के नाम से किसे जानते हैं? इल्तुतमिश को। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया? इल्तुतमिश ने ही किया था। इक्ता किस भाषा का शब्द है? अरबी शब्द है, अरबी शब्द जिसका अर्थ होता है भूमि। भारत में गुंबद निर्माण का पिता किसे कहते हैं? भारत में गुंबद निर्माण का पिता इल्तुतमिश को माना जाता है। और भारत का प्रथम मकबरा कौन सा है? किसका है मतलब? इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद का, जिसको सुल्तानगढ़ी मकबरा कहते हैं।
भारत का प्रथम मकबरा सुल्तानगढ़ी मकबरा। मोहम्मद गौरी के नाम पर मदरसा ए मुइजी दिल्ली में बनाया किसने? मोहम्मद गौरी के नाम पर मदरसा ए मुइजी दिल्ली में बनाया था किसने? इल्तुतमिश ने ही। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश ही था। उज्जैन का महाकाल मंदिर को ध्वस्त किसने किया था? इल्तुतमिश ने ही किया था। उज्जैन का महाकाल मंदिर का ध्वस्त इसी ने किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? 1236 में, 30 अप्रैल 1236 को, 30 अप्रैल 1236 को। तबकात ए नासिरी की रचना किसने की थी? ठीक है, मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश के दरबार में रहता था। इससे आरंभिक मध्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उससे पहले था उसका पुत्र रकनुद्दीन फिरोज शाह। वो तो रजिया को चुन के गया था ना, शाह तुर्कन उसकी महिमा इसको बनवा देते थे, अपने हिसाब से रजिया को लेके गया था। नहीं, अपना उत्तराधिकारी रजिया को बनाया गया था, लेकिन उसकी महिमा कौन? शाह तुर्कन से तेज बनती थी वो, उसकी पुत्री रजिया सुल्तान। शाह तुर्कन। अगला प्रश्न है कि रजिया के संदर्भ में किसने कहा था कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे? किसने कहा था? मिनहाज ने कहा था। किसके अनुसार यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता? एल्फिंस्टन के अनुसार। एल्फिंस्टन ने कहा था कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। अगला प्रश्न कि मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी तबकात नासिरी किसको समर्पित किया था? नासिरुद्दीन को। नासिरुद्दीन मोहम्मद जो था उसी को समर्पित कर दिया था। बलबन को किसने उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी? ये तुर्की के शासक थे। नासिरुद्दीन दामाद जो था, दामाद बलबन को किसने उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी? नासिरुद्दीन मोहम्मद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि किसका कथन था कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो अत्यधिक क्रोधित होकर मेरा हाथ स्वयं तलवार पर चला जाता है? बलबन नहीं कहा था, बलबन नहीं। सिजदा और पाबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? बलबन नहीं की थी। सिजदा और पाबोस की प्रथा बलबन ने स्टार्ट किया था। ईरानी त्योहार नौरोज का प्रारंभ बलबन नहीं किया। और अपने विद्रोहियों के प्रति रक्त एवं लौ की नीति को अपनाया बलबन ने। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने किया? बलबन नहीं किया था। और गुलाम वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? शमसुद्दीन कैमूर्स को माना जाता है। तो देखिए यहीं पे हम लोग का ये आपका खत्म होता है गुलाम वंश। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि करंट से था, स्पीडी करंट, 21 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक। बलबन ना था, कहता था कि हम मतलब कौन तो ईरान मतलब राजा खलीफा के मतलब वंशज है, हम मेरे खिलाफ जो बोलेगा मतलब असियाब का वंशज, हम मेरे खिलाफ जो बोलेगा तो भगवान के खिलाफ बोल रहा है। बहुत मानता है। जैसे तुर्की उधर था, जैसे हम लोग तरफ कैसे पुराण है वैसे उन लोग पुराण में मान्यता था। सब राजा यही कहता है कि हम उसका वंशज है, हम मेरे खिलाफ जो बोला भगवान। चलिए अगला प्रश्न। 21 नवंबर 2022 को 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुरुआत कहां पर हुआ? गोवा में। ठीक है। अगला प्रश्न की गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसको मिला है? दलाई लामा को। अगला प्रश्न की 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? जेसीबी साहित्य पुरस्कार खालिद जावेद। नेक्स्ट वन की किसने छठा एटीपी फाइनल्स खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। किस देश ने हॉसोंग 17 या फिर मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च किया है? उत्तर कोरिया ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? उड़ीसा। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत उड़ीसा की सरकार ने की है। किसने खादी एवं ग्रामोदय उद्योग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? विनीत कुमार को हाल ही में खादी और ग्रामोदय उद्योग के सीईओ बनाया गया है। नेक्स्ट वन की जयपुर फुट यूएसए का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? मंजूर।
खुर्रम मंजूर, दानिश मंजूर। खुर्रम मंजूर। अगला प्रश्न कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहर अभ्यास शुरू हुआ? भारत और ओमान के बीच, भारत और ओमान के बीच नौसेना नसीम अल बहर शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है कि इंडियन फिल्म पर्सनालिटीज ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? चिरंजीवी को। ठीक है, चिरंजीवी को। इसके बाद अगला प्रश्न कि भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान का शत्रुनाश अभ्यास कहां शुरू हुआ? राजस्थान में। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहां स्टार्ट हुआ? राजस्थान में। किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मेरे ही नाम है, रवि कुमार सागर। किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रवि कुमार सागर को। अगला प्रश्न कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में कहा जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया गया? अन्नामलाई कोयम्बटूर में, केरल में, तमिलनाडु में। तमिलनाडु। हाँ। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में कहा जंबो ट्रेल स्टार्ट किया गया? कोयम्बटूर में। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? रूस बना है। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश रूस बना है। अगला प्रश्न कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 8वां है। प्रथम स्थान डेनमार्क का था। भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहां किया है? नागपुर में। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन नागपुर में किया है। अगला प्रश्न है कि 23 नवंबर 2022 को कतर ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किया है? चीन के साथ। कतर ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किया है? चीन। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? रसिया। ठीक है, यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया? रूस। इसके बाद अगला प्रश्न कि 24 नवंबर 2022 को अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? तमिलनाडु। अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम तमिलनाडु। अगला प्रश्न कि किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड जो कि फर्स्ट ट्रैप लॉन्च किया? फर्स्ट ट्रैप कह सकते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट वन की संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से किसे नवाजा गया? पूर्णिमा देवी वर्मन। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन। अगला प्रश्न 24 नवंबर 2022 को मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परी से कहां शुरू हुआ? कर्नाटक में। मूंगफली महोत्सव कर्नाटक में। संगाई महोत्सव मणिपुर। संगाई महोत्सव मणिपुर। 24 नवंबर 2022 को कहां के उपराज्यपाल ने वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया है? सोनजल 2022 का उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल सही, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? संविधान दिवस। ठीक है, संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, या फिर इसको कानून दिवस कह सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि घोषणा अनुसार गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? अब्दुल फतेह अल सीसी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। अगला प्रश्न बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा हर घर गंगा जल परियोजना का प्रथम चरण शुभारंभ किया? राजगीर में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर हर घर गंगा जल परियोजना स्टार्ट किया है? तो राजगीर में। अगला प्रश्न किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरीमो शक्ति 2022 शुरू हुआ है? भारत और मलेशिया। बिल्कुल सही। किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरीमो शक्ति 2022 शुरू हुआ है? भारत और मलेशिया। अगला प्रश्न भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22 कहां शुरू हुआ? राजस्थान में। भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 का शुभारंभ हुआ है राजस्थान में। ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला डेविस कप किसने जीता है? कनाडा ने। ऑस्ट्रेलिया को हराकर के पहला डेविस कप किसने जीता है? कनाडा ने। अगला है सूचना अनुसार किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था को मसौदा तैयार किया गया है? उत्तर प्रदेश कॉपी किया गया है उत्तर प्रदेश। किस देश की स्टेफनी फ्रापाट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? फ्रांस। नाम से क्लियर होगा,
फ्रापार्ट इनका नाम नहीं है, तो फ्रांस याद रखिए। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नाइट स्काई जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेंगी? पीटी उषा। पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक खेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेंगी? पीटी उषा। अगला प्रश्न की घोषणा अनुसार द्विवार्षिक एयर शो एयरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में घोषणा अनुसार द्वितीय वार्षिक एयर शो एयरो इंडिया 2023 का आयोजन किया जाएगा बेंगलुरु में। तो करंट हमारा नवंबर का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमारा लुसेंट के साइंस था, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। टॉपिक का नाम पादप आकारिकी, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? अपास्थानी मूल, ठीक है, अपास्थानी मूल कहते हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें को क्या कहते हैं? मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है मूसला जड़ें। मूसला जड़ें, मूसला जड़ें। डहेलिया की जड़ें होती हैं किस टाइप की? ऑप्शन बोले, कंदील तथा पुलकित, कुंभी रूपी, स्वांगीकारी और रेशेदार। आंसर बोल दीजिए। कंदील तथा पुलकित, ठीक है। डहेलिया की जड़ें प्राप्त होती है कंदील तथा पुलकित। इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में अरे बता दे, यही दिक्कत है। ऐसे से जा रहा है। न्यूमेटोफोर्स प्राय मिलती है किसमें? न्यूमेटोफोर्स श्वसन मूल किसमें मिलता है? मैंग्रोव प्लांट में। चलिए इसके बाद अगला है कि अवस्तंभ मूल जो कि स्टील रूट पाई जाती है किसमें? स्टील रूट। स्टील रूट, STILL, स्टील रूट। अवस्तंभ, अवस्तंभ मूल गन्ने में, गन्ने में, गन्ने में। चलिए इसके बाद अगला है कि जड़ें विकसित होती है किससे? मूलांकुर से। जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। अगला है कि श्वसन मूल पाई जाती है किसमें? राइजोफोरा में। अभी मैंग्रोव का लगा नहीं हम बोल रहे थे न्यूमेटोफोर श्वसन मूल प्राय मिलती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस करेक्ट ना। अबे में मैंग्रोव बन देगा आहे, अबे में दे देगा श्वसन मूल। ये बता हुआ न्यूमेटोफोर से, देखो न्यूमेटोफोर हुआ तो इनमें अब ऑप्शन नहीं है, राइजोफेरा दे लेगा। राइजोफेरा साला बोल दे भाभी कि राइजोफेरा क्या चीज है। चलो अगला नेक्स्ट वन है कि पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? कौन कौन सा जड़ का नाम है? आरोही जड़। आरोही जड़। पान की लता में बनने वाली जड़ आरोही जड़ कहलाती है। इसके बाद नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है किससे? पर्णकाय स्तंभ द्वारा। पर्णकाय स्तंभ द्वारा। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य किसके द्वारा होता है? पर्णकाय स्तंभ द्वारा। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तना में। तना में पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तना में। आलू भूमिगत स्थानांतरित तना होता है जिसे क्या कहा जाता है? कंद। कंद। आलू कंद कहलाता है, कंद। अगला है कि अदरक को क्या कहते हैं? प्रकंद। अदरक होता है प्रकंद। अदरक भी तना का ही रूप होता है, प्रकंद है ये। चलिए इसके बाद अगला है कि कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? पत्ते का। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम्स। मतलब कि अपुष्पी पादकों का है ना, अपुष्पी पादकों को रखा जाता है क्रिप्टोगेम्स में और पुष्पी पादकों को फेंड्रोगेम्स में। चलिए पुष्प के जनन चक्र कौन से हैं? पुमंग और जयांग। पुमंग जो होता है पुरुष जननांग होता है और जबकि मदर जननांग यहाँ पे जयांग होता है। अगला कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? फ्लोरेजिन स्राव। फ्लोरेजिन स्राव के कारण कुरिंजी पुष्प 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प उल्फिया, सबसे बड़ा रेफ्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। ठीक है, पुष्प या फूल। ठीक है, फूल बोलिए। बताइए कि एनिमोफिली परागण होता है वायु द्वारा। क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछा था कि वायु द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? एनिमोफिली। एनिमोफिली। और कीटों द्वारा होने वाले परागण को एंटोमोफिली होता है।
और चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागण को चेरेप्टोफिली, पक्षियों द्वारा परागण ऑर्निथोफिली। चलिए अगला प्रश्न है कि पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है पर परागण दूसरे जीव से मतलब अच्छी संतान। क्रॉस ब्रीडिंग टाइप का। क्रॉस अगला प्रश्न है कि वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा और चिपचिपा होता है किसमें? कीटों द्वारा होता कीटों द्वारा परागृत किया जाता है उसके उस टाइप के पुष्पों में। जो स्नेल होते हैं, स्नेल द्वारा परागण को क्या कहते हैं? जो घोंघा के द्वारा मेलेकोफिली। मेलेकोफिली। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीट कीटों के द्वारा। मदा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? वर्तिका अंडाशय। अंडाशय। निषेचन क्रिया क्या है? निषेचन क्रिया है फर्टिलाइजेशन। अरे वो तो ठीक है, क्या है? एक नर युग्म का अंडाशय से संयोजन। ठीक है। द्विनिषेचन मुख्य लक्षण है किसका? आवृत बीजियों का। आवृत बीजियों का। चलिए इसके बाद है निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहते हैं? निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहते हैं? पार्थेनोकॉर्पी। पार्थेनोकॉर्पी। पार्थेनोकॉर्पी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पके हुए आम का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मध्य फल भित्ति। पके हुए आम का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति। नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूण पुष्प। ठीक है, भ्रूण पुष्प। लीची फल का खाने योग्य भाग एरिल। एरिल कहते हैं, एरिल। सेब एवं नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मासल पुष्पासन। मासल पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? साइकस। ठीक है। बीज किससे विकसित होता है? बीज बीजांड से। बीज बीजांड से। भ्रूण किस में मिलता है? बीज में। भ्रूण किस में मिलता है? बीज में। आर्किड के बीज होते हैं? मतलब हाँ ना बोलना है। नहीं, ऑप्शन सुनिए। आर्किड के बीज होते हैं हल्के तथा शुष्क, छोटे तथा चिपचिपे वाले, अधिक बड़े और भारी। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो गई हल्के तथा शुष्क। आर्किड के बीज जो होते हैं हल्के और शुष्क होते हैं। अगला प्रश्न कि सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अंकुरण के बाद जब वृद्धि होना तब प्रकाश चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है घटपर्णी यानी जो पिचर प्लांट होता है इसमें कौन सा भाग इसका घट का कार्य करता है? पत्ती। पत्ती ना खुलता बंद होता है। हाँ, तो घट का कार्य करता है पत्ता। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस। तो बस आज का सारा टॉपिक और जो भी होमवर्क था हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए और रोजाना हमारे साथ बने रहिए। जो होमवर्क आपको टेलीग्राम पर मिलता है उसको कंप्लीट करके आइए और वीडियो को देखिए और अच्छे तरीके से ध्यान से सुनिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।